हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का अचीवर एकेडमी पर स्वागत है। तो देखिए, आप सभी जो बच्चे हैं जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, अभी एसटेट का पेपर आने वाला है। आपको पता है कि नवंबर में या दिसंबर में एसटेट का पेपर लिया जाता है और उस एसटेट के पेपर के लिए जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हिंदी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो हिंदी टीजीटी के स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी पीजीटी के स्टूडेंट हो, तो उन बच्चों को तैयारी करनी होती है। जो 60 मार्क्स का उनका क्या आता है, उनका सब्जेक्ट आता है। ठीक, तो एसटेट का सिलेबस तो आप सभी को पता है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। टीजीटी पीजीटी के बच्चों के लिए 60 मार्क्स का क्या आता है भाई, आपका सब्जेक्ट आता है। तो आप अपना सब्जेक्ट को 75 मार्क्स का मान के चलिए। क्यों? क्योंकि जो 15 नंबर होते हैं वो आपको व्याकरण में आएगा, वो व्याकरण आएगी। 15 नंबर की आपकी क्या आएगी जी, ग्रामर यानी कि व्याकरण आएगी। तो कुल मिलाकर आपका सब्जेक्ट आएगा कितना, 75 नंबर का। कितना आएगा जी, 75 मार्क्स का आपका कुल मिलाकर सब्जेक्ट आएगा। आपका पेपर कितना होता है जी, 150 नंबर का। अब 150 नंबर में से आधा जो पेपर है वो क्या कवर करता है, आपका सब्जेक्ट कवर करता है। अगर आपको हिंदी व्याकरण पर अच्छी पकड़ है और आपको एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़ है, एनसीईआरटी पर, और आपको हिंदी लिटरेचर पर यानी कि साहित्य पर अच्छी पकड़ है, तो आपके लिए ये पेपर क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 75 का तो आपका सब्जेक्ट ही हो गया। आपको नंबर स्कोरिंग जो मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं, आपको 90 नंबर लेने होंगे और 75 जो नंबर है वो आपका जो सब्जेक्ट है वो ही कवर करेगा। अगर 75 नंबर में से मान लो आप, तो 75 में से मान लो 15% गलत हो गए, 15, मैं तो एक बहुत बड़ा लेके चल रही हूं, और आपके 60 नंबर आए, तो भी आपको कितने और लेने हैं, 30 ही तो और लेने हैं। तो क्या उसके अंदर आपकी जो साइकोलॉजी रह गई, साइकोलॉजी भी 30 मार्क्स की है। उसके बाद आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट रह गया, फिर आपका हरियाणा जीके रह गई, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। क्या उनके अंदर से आपके 30 मार्क्स भी नहीं आएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप साइकोलॉजी की तैयारी करोगे उसमें भी आप नंबर ले लोगे। 30 नंबर की है तो मरे से मरे 20-22 तो ले ही लोगे, है ना। 30 ही तो और लेने हैं, 10 और निकाल लोगे आराम से। तो ये निकालोगे कैसे? आप कहोगे मैडम होगा कैसे, जब आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होगी और आप अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरह तैयारी करोगे। जैसे होता क्या है, आप बच्चे फॉर्म तो फिल कर देते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, पढ़ना कहाँ है। आपको यही नहीं पता कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप बस कोई ना कोई लिटरेचर की किताब ले लेते हो और दे रट्टे पे रट्टा, दे रट्टे पे रट्टा, बस रट्टा करते रहते हो, और एग्जाम में जाते हो कहते हो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो मैं इसके लिए जो आपका एसटेट का ऑफिशियल सिलेबस है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ में डिस्कस कर लूं। तो देखो, आपके सिलेबस के कितने बना दिए जी, 3 पार्ट, ए, बी और सी। पहले बात करते हैं ए की। ए पार्ट के अंदर क्या आएगा, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा का, हिंदी लैंग्वेज का और लिटरेचर का आपसे इतिहास पूछा जाएगा कि भाई आप पढ़ते रहे हो ये भाषा, आप पढ़ तो रहे हो हिंदी लिटरेचर, पर ये तो बता दो इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, भाषा के अलग अलग रूप और भाषा की संविधान में क्या स्थिति है, हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, भाषा के अलग अलग जो रूप है, यानी कि बोली है, उपभाषा है, भाषा का मानक रूप है, हिंदी भाषा का इतिहास में स्थान क्या है, और हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा बाद में, पहले जो है देवनागरी लिपि का क्या इतिहास रहा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसका इतिहास क्या रहा। वैज्ञानिकता, क्या ये भाषा वैज्ञानिक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा था, इसका नामकरण कैसे पड़ा, इसका नामकरण कैसे पड़ा, और अलग अलग प्रवृत्तियां इसकी कौन कौन सी थी। अलग अलग प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है, यहां पर इन्होंने तो बस इतना दे दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और अलग अलग प्रवृत्तियां। तो आपको पता है प्रवृत्तियों में ही पूरा का पूरा मोटा है बात। क्या इसके लिए आपको आदिकाल भी पढ़ना पड़ेगा, आदिकाल, और क्या पढ़ना पड़ेगा जी आपको,
आदिकाल के बाद भक्ति काल भी पढ़ना पड़ेगा, भक्ति काल। और क्या पढ़ना पड़ेगा जी आपको? रीतिकाल। और रीतिकाल के बाद आपको आधुनिक काल भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा जी? आधुनिक काल। क्योंकि ये जो मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ ना, हिंदी का तो जरूर है। फिर आप कहोगे कि मैडम टीजीटी का है या पीजीटी का है, तो ये टीजीटी का है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में फर्क होता है। और बच्चे क्या करते हैं, एक ही जैसी तैयारी कर लेते हैं, एक जैसी तैयारी करते हैं, फर्क ही नहीं देखते, ऑफिशियल साइट से निकालते ही नहीं है सिलेबस। तो ये टीजीटी का सिलेबस आपके सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ, पीजीटी का भी करूंगी। एक बार टीजीटी का सुनिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, यानी कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बीएड कर रखी है। क्या कर रखी है जी? बीएड कर रखी है। तो भाषा के अलग अलग रूप, संविधान में उसकी स्थिति, हिंदी भाषा का इतिहास क्या था, हिंदी भाषा का इतिहास लिखा किसने? गारसादा तासी ने, शिव सेन सेंगर ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सब बातें आएंगी। देवनागरी लिपि का क्या इतिहास रहा, क्या इसकी वैज्ञानिकता है, क्या विशेषताएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, इसका नामकरण कैसे हुआ, और अलग अलग प्रवृत्तियां, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनके जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं, आपको उनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो ए पार्ट तो आता है जी, ये क्लियर बात कि आपको इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है जी माध्यमिक स्तर पर, यानी कि माध्यमिक स्तर का मतलब क्या? जब आप टीजीटी टीचर बनने जा रहे हो तो आप 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे, और इनको क्या बोला जाता है? माध्यमिक स्तर। 6ठी, 7वीं, 8वीं को क्या बोला जाता है? माध्यमिक स्तर। तो आप माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाओगे, और पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे ना, उन बच्चों के बारे में, उनकी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो भला कैसे पढ़ाओगे? तो आपसे ये पूछा जाएगा बसंत भाग 1। क्या पूछा जाएगा? बसंत भाग 1। तो ये किसके अंदर है जी? 6th क्लास में है। 6th क्लास में क्या लगती है? बसंत भाग 1। उसके बाद 7th क्लास में है जी बसंत भाग 2, और 8th क्लास में है बसंत भाग 3। तो यानी कि आपको 6ठी, 7वीं और 8वीं में की जो किताबें हैं बसंत, आपको उनको पढ़ना है। उनके अंदर जो गद्य और पद्य, यानी कि जो कविताएं दी गई हैं और जो जितने भी लेसन दिए गए हैं, उनके ऊपर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे एनसीईआरटी पूछी जाएगी। कौन सी? 6ठी, 7वीं और 8वीं की। साफ साफ लिखा है जी बसंत भाग 1, 2 और 3 पूछेंगे। पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं इन तीनों किताबों में, 6ठी, 7वीं, 8वीं की, इनमें कविताओं का भाव क्या है, भाषा कैसी है, शैली कैसी है, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर जो आपके सिलेबस में जो गद्य रचनाएं हैं, मान लो जैसे कोई कहानी है, कोई एकांकी आ गई है ना, अलग अलग कोई संस्मरण आ गया, कोई यात्रा वृत्तांत आ गया, तो उन रचनाओं और उनके अलग अलग पक्षों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। भाई कुल मिलाकर बात क्या है कि आपको तीनों किताबें अच्छी ढंग से पढ़नी है। आपको किसी भी कविता से, किसी भी लेसन से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर जो पर्यायवाची है, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना? आपको पर्यायवाची भी पढ़ने हैं, विलोम, अनेकार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। समझ में आ गया होगा? क्या समझ में आया कि हमें 6ठी, 7वीं और 8वीं की जो बसंत किताब है उसको ढंग से पढ़ना है। ये देखना है कि कोई भी जो लेसन है या कविता है उसका भाव क्या है, उसका कला पक्ष कैसा है, भाषा कैसी है। ठीक है? उसके अंदर जो कवि या लेखक है उसको आपको पढ़ना है कि कवि या लेखक जो है उसने क्या लिखा। फिर आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे उन लेसन और उन कविताओं, पोइम्स के आधार पर। फिर आपके सिलेबस में जो पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे या विलोम, अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया जी आपका एनसीईआरटी का पोर्शन। उसके बाद आ जाओ जी काव्य शास्त्र पर और व्याकरण पर। काव्य शास्त्र पर और व्याकरण पर काव्य गुण पूछे जाएंगे। काव्य के गुण होते हैं ना, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ये 3 काव्य के गुण होते हैं। 3 क्या होते हैं? काव्य के गुण होते हैं। काव्य के दोष भी होते हैं जी, है ना, काव्य के दोष भी होते हैं, तो आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे।
काव्य के गुण भी पढ़ने हैं और काव्य के दोष भी पढ़ने हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अलंकार, अलंकार कौन कौन से आप पढ़ोगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष, अतिशोक्ति, असंगति और दृष्टांत। आपको इतने अलंकार आपको आने चाहिए। उपमा के बारे में, रूपक के बारे में, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष, अतिशोक्ति, असंगति और दृष्टांत अलंकार पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आ जाओ जी छंद पर। छंद में कौन कौन सा छंद आपको पढ़ के जाना है? छंद तो बहुत सारे हैं जी। मैडम कितने के छंद पढ़े? आपको दोहा पढ़ना है, रोला, हरि गीतिका, मालिनी, कवित, सवैया, वंशस्थ, ये छंद आपको पढ़ के जाने हैं। इन्होंने साफ साफ सिलेबस डिफाइन कर रखा है। जब आपको सिलेबस बता रखा है तो आपको ना इधर देखने की जरूरत ना उधर, बस जो आपका सामने सिलेबस है इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, जहां पर भी आप पढ़ते हो उसको सामने दीवार पर चिपका लो और पढ़ते रहो और उनके आधार पर टिक मार्क करते रहो कि हाँ ये हमारा टॉपिक हो चुका है। तो छंद आपको इतने पढ़ने हैं, दोहा, रोला, हरि गीतिका, मालिनी, कवित, सवैया, वंशस्थ। आपको रस का टॉपिक पढ़ के जाना है। 9 रस होते हैं और रस के अवयव पर, रस के जो अवयव होते हैं, अंग होते हैं, रस के जो अंग होते हैं कौन कौन से? जो रस का स्थायी भाव होता है और रस के अंदर जो आलंबन होता है, जो उद्दीपन होता है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। भाई कुल मिलाकर बात क्या है कि रस का टॉपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। फिर देखिए वर्ण विचार। अब ग्रामर की बात पर आ जाओ। वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन के प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, प्रयत्न व स्थान की दृष्टि से भी बताना है आपको, है ना। जैसे हम कहते हैं जी अलप प्राण है, महाप्राण है, सघोष, अघोष, तो ये सारे के सारे आपको आने चाहिए प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से। शब्द के टॉपिक पर आ जाओ जी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, प्रश्न पूछा जाएगा। तत्सम का पूछ लेगा, तद्भव का, देशज का या विदेशज का आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा शब्द संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का है, कौन सा देशज है और कौन सा विदेशज है। उसके बाद आपको संधि का टॉपिक अच्छी तरह से करके जाना है। समास का भी करके जाओगे, उपसर्ग और प्रत्यय, 4 टॉपिक ये बता दिए, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद है जी विकारी शब्द। विकारी शब्द हिंदी में विकारी कितने होते हैं जी? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों हिंदी में विकारी हैं, तो आपको ये चारों पढ़ के जाने हैं। संज्ञा पर आधारित प्रश्न आएंगे, सर्वनाम पर, विशेषण पर और क्रिया आधारित। फिर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने होते हैं जी? 5 होते हैं, मैं आपको करवा दूंगी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, 5 पढ़ने हैं। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात भी है जो इसमें नहीं दे रखा, वैसे निपात आता है पेपर में। फिर आ जाओ जी वाक्य। वाक्य आपको पता होना चाहिए, सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य कौन कौन से होते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। और पद पर विचार, पद विचार पर आधारित शुद्ध वाक्यों की पहचान, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे, मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्ति पूछी जाएगी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, कोई शब्द दे दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका टीजीटी हिंदी का सिलेबस है। आपको इतनी तैयारी करके जानी पड़ेगी। तो आप ये तैयारी करोगे कैसे जी? सिलेबस तो बड़ा लंबा चौड़ा है, टीजीटी का भी लंबा चौड़ा है और पीजीटी का भी डिस्कस करूंगी मैं, पीजीटी का भी लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो करोगे कैसे? आप एक एक पॉइंट को पढ़िए और उसको क्लियर कीजिए। इसके लिए अगर आप बैच लेना चाहते हो तो अचीवर एकेडमी पर ऑलरेडी हिंदी लिटरेचर का बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है जी? हिंदी लिटरेचर का बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको हिंदी साहित्य करवाऊंगी और करवा रही हूं। डेली लाइव क्लास होती है, आज भी मैंने लाइव क्लास ली है अभी थोड़ी देर पहले। हिंदी साहित्य की लाइव क्लास होती है डेली। साहित्य करवाने के बाद मैं आपको काव्य शास्त्र करवाऊंगी। उसके बाद क्या करवाऊंगी? काव्य शास्त्र। ये जो आपने देखा है ना, काव्य गुण, काव्य दोष, है ना, शब्द शक्तियां वगैरह, ये सारी करवाऊंगी। फिर मैं आपको करवाऊंगी व्याकरण, बिल्कुल अच्छी वाली डीपली वाली व्याकरण जो आपके एस्टेट आपका क्लियर करवा दे। एक तो व्याकरण होती है एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्टेट में हमेशा मुश्किल वाली ग्रामर आती है। अगर आप एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो उसमें थोड़ी सी इसके बजाय आसान आती है, तो आपको वो गहराई वाली व्याकरण है वो करवाऊंगी।
और उसके साथ आपको एनसीईआरटी भी करवाऊंगी। ये मत समझिए कि एनसीईआरटी आपको खुद से करनी है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी, तरीका बताऊंगी कि इस तरह से पढ़ना है। अगर आपको बैच की नीड है तो आप बैच ले सकते हो। आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो अचीवर एकेडमी पर उपलब्ध है जी हमारी डेमो क्लासेस, वहां से देखिए। तो ये जो बैच है ना हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हमारे साथ जुड़िए और अपनी जो एस्टेट क्लियर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए अपनी सीट को पहले रिजर्व कर लो भाई। ठीक, तो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे पीजीटी का सिलेबस, कि पीजीटी हिंदी पीजीटी के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।